हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। काफ़ी दिनों के बाद लौट रहे हैं वैसे, लेकिन आपको सीरीज़ वाइज ही मिलेंगी चीज़ें जब भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट चैनल है, ये मेन चैनल नहीं है। मेन चैनल स्किल IQ एजुकेशन है, वहाँ पे भी जो है कम टाइम दे पाते हैं, तो इसलिए हो जाता है कभी कभी। तो आप जैसे ही इसको सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे, तो मतलब मेन स्ट्रीम में भी रहेगा ये, है ना। तो ज़रूरी है चीज़ें, सबसे पहले व्यूज़ का इम्पोर्टेंट जो है बात हो जाती है। और यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, वहाँ पे 2K सब्सक्राइबर्स तो एटलीस्ट हैं, यहाँ पे तो 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है इस वीडियो के बनाने से पहले। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो आपको शेयर करनी है चीज़ें। अगर पसंद आ रही हैं तो, नहीं पसंद आ रही हैं तो आप बताएं कि हमें चीज़ ये पसंद नहीं आ रही है, तो हम जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिस भी तरीके के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बना के बताया था कि हम लोग जो है किसको स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th के लिए। क्योंकि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि 8th क्लास की बुक्स को ही जो है कंप्लीट कर दिया जाए, है ना। कम से कम एक क्लास तो हम कंप्लीट करें, उसके बाद 6th 7th फिर 9th या 10th के भी देखेंगे। तो बीच में इकोनॉमिक्स का भी मैंने कहा था कि 10th क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो जाएगा, धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दी हुई है यूनिट्स, यूनिट्स दी हुई है 5। यहाँ पे 5 यूनिट्स में दिया हुआ है। पहली यूनिट है हमारी भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इसमें जो है 2 लेसन हमें देखने को मिलेंगे। एक तो यही जिसको हम अभी करने वाले हैं, दूसरा है सबसे पहला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको जानने को मिलेंगी यहाँ पे। फिर है धर्मनिरपेक्षता की समझ, कि धर्मनिरपेक्ष क्यों है हम लोग, या धर्म का क्या मतलब है, इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेसन से शुरू करते हैं बिना बातचीत के। तो देखिए, भारतीय संविधान पहले जो है अध्याय को हम शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय को जो है फुटबॉल के खेल से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर से सुना होगा और बहुत ने खेला भी होगा। जैसे कि हम इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैरों से खेलने वाला खेल है, फुटबॉल, है ना। फुट से खेलते हैं जो बॉल, है ना। फुटबॉल का एक नियम है कि इसमें गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता, हाथ नहीं लगा सकता। अगर किसी खिलाड़ी ने बाँह से गेंद को छू दिया तो इसे फाउल माना जाता है, या फिर गलत मान लिया जाता है उसको, कि ये तो फाउल हो गया, ठीक है। फाउल मान लिया जाता है उस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं मान सकते। यानी कि क्या हो गया, वो रूल जो है एक तरीके से रूल ब्रेक हो गया वो, ठीक है ना। तो यानी कि नियम जो है ना, नियम भंग हो गया वो वहाँ पे, तो गलत बात हो जाएगी वो। इसी तरीके से क्रिकेट या खेल जो और भी खेल हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, कुछ भी खेल है, कोई भी खेल है, अलग अलग खेल के अपने अपने नियम होते हैं। देखो किस तरीके से NCERT हमें मुद्दे पे लेके जाती है प्यारे बच्चे लोगों। तो ये बहुत जरूरी हो जाती है चीज़, है ना। तो अपने अपने नियम होते हैं प्रत्येक खेल के। इन नियमों को जो है सबसे पहले परिभाषित किया जाता है, और अलग अलग खेलों के बीच में जो डिफरेंस हमें करने को मिलता है, जो भी अंतर देखने को मिलता है, वो नियमों के कारण ही देखने को मिलता है। मतलब कोई भी खेल है, उसमें अंतर हम कब ढूंढ पाते हैं, उसमें अंतर हम तभी ढूंढ पाएंगे जब उसके नियमों का हमें पता होगा। जब हमें नियमों का ही नहीं पता तो हम उनके अंदर अंतर को नहीं खोज सकते, अंतर जो है उनको डिफाइन नहीं कर सकते अलग से, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी तरीके से खेलों की तरह समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, और जो मूलभूत नियम होते हैं उनको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव, ये कॉन्स्टिट्यूट से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है, और अलग अलग समाजों के बीच में हम अंतर कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। बड़े बड़े समाजों में अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ पे नियमों को आम सहमति के जरिए तय तय कर लेते हैं। आधुनिक देशों में ये सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में इस सहमति के नियम मिलते हैं, उन्हीं दस्तावेजों को हम कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान कहते हैं। मतलब लिखित रूप से, रिटर्न फॉर्म में मिलती है ये चीज़, ठीक है। जहाँ पे भी लिखित रूप से या रिटर्न फॉर्म में ये चीज़ मिलती है, उसी चीज़ को, उसी नियम के सेट को जो है हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान कहते हैं। अब 6th और 7th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक या फिर सामाजिक जीवन की जो बुक्स हैं हमारी,
पॉलिटी की बुक्स हैं, उनमें हमने ये सीखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनके भीतर एक ऐसा सवाल पैदा होता है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास की बुक्स को पढ़ के, पॉलिटी की बुक्स को पढ़ के हमें ये दिमाग में क्वेश्चन आता है एक, कि हम लोग है ना, संविधान की ज़रूरत क्यों है हमें, इन इन रूल्स को लिखने की ज़रूरत क्यों है, क्या हम इन रूल्स को मेमोराइज नहीं रख सकते, या इस तरीके की चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोगों का लेवल, आप लोगों की सोच समझ किस तरीके की है, आप जो है सीधा सीधा चीज़ों को देखेंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, आपने यह देखा कि आपने कोशिश की कि संविधान को कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों के ऊपर ध्यान देंगे। ये सभी बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इनमें से कुछ बातों पर विशेष जो है जोर देंगे, ध्यान देंगे। अब हम सबसे पहले जो मेन या हाइलाइटेड पॉइंट है हमारा, हमारे जो है हमें हमें जो है संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं इस पॉइंट को बताऊं, तो उसमें जो है हमारा क्या लिखा होगा, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब किसी भी कंट्री को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जो है समझें तो गए इसको हिंदी में ही, तो अगर आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश में हम इसको ले लें, हिंदी में समझा दें, तो ये भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1934 से स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अनाधिकृत नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और भी ज़्यादा तेज हो गई थी और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ से आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों अपनी बुक्स के अंदर। यहाँ से आप इस चीज़ को जो है हाईलाइट करेंगे कि दिसंबर 1946 में जो है शुरुआत की गई थी, किसकी, संविधान सभा की शुरुआत की गई थी या उसका गठन किया गया था। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दिखाया गया है। ठीक है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में जो ये समय था 3 साल का, दिसंबर 1946 से लेके नवंबर नवंबर 1949 के बीच का जो ये समय था, ये 3 साल के आसपास का जो समय था, ये जो है स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था इन 3 सालों के दौरान। यानी कि 1946 से लेके 1949 के बीच में जो है हमारे संविधान की जो प्रक्रिया है या जो गठन है, वो एक तरीके से तैयार करने की बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की गई थी। हमारे जो भी उसको तैयार कर रहे थे, तैयार तो उसको संविधान सभा ही कर रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का एक मौका मिल चुका था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को, यानी कि संविधान के निर्माण करने वाले काम को बड़ी ही गंभीरता से लिया था और उसका अंजाम, उसको एक अच्छे और एक पॉजिटिव अंजाम तक भी पहुंचाया था। महान आदर्शों को ध्यान में रखा तो ये सब चीज़ें कर पाए थे, अन्यथा ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल काम था। संविधान सभा के कामों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा को जो है संबोधित कर रहे हैं। वेयर इज ही, आई थिंक ही इज, है ना, क्योंकि पिक्चर जो है क्लियर नहीं है तो आइडिया ही लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर जो दी गई है, प्रधानमंत्री जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो जो है संविधान सभा को जो है संबोधित कर रहे हैं एक तरीके से। अब हम बात करते हैं अपने लेसन की। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान अवश्य ही होगा, लेकिन इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान नहीं होते वो देश लोकतांत्रिक नहीं है, यानी कि डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर देखने को मिलता है, बट हिंदी स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं हम लोग। इंग्लिश वाले फिर भी नोट्स वगैरह बना लेते हैं, बट हिंदी वाले बेचारे मुश्किल जो है एक तरीके से समझते हैं इस चीज़ में। बाकी जो अभी आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बता दें।
अब यहाँ पे जो है संविधान जो है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सबसे पहला जो यहाँ पे उद्देश्य है, यह उन दस्तावेजों और उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होना चाहिए या किस प्रकार का होना चाहिए, समाज को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस दिशा में हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है किससे पता चलती हैं हमें, संविधान हमें एक डायरेक्शन दे देता है कि हमें इस फील्ड में काम करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है समाज को खासकर। और उसको जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है संविधान को, अपने जो समाज है, समाज के गठन के अनुसार, मतलब प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखा जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में। देश के अंदर आमतौर पर बहुत सारे समुदाय, जातियां, धर्म रहते हैं, तो उनके बीच में कई बातें समान हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो सकती हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोगों को अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके ज़रिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरीके की होगी, बल्कि वे ये चीज़ भी तय करते हैं कि उन आदर्शों पर एक साझी जो सोच है, समझ है, उसको डेवलप कर सकते हैं, जिनकी जो है हमेशा पूरे देश के द्वारा रक्षा की जानी चाहिए या पूरे देश की रक्षा की जा सकती है जिन आदर्शों के ऊपर चल के। तो अभी तक हमें संविधान से क्या पता चला है कि जो संविधान है ना, वो क्या होता है, एक मैं ये लिखना चाहूँगा, ए सेट ऑफ रूल्स। इस सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे मैं कहूँगा संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो क्या करता है, समाज को एक दिशा देता है कि हमें इस फील्ड में काम करने की आवश्यकता है या इस पर्टिकुलर रीजन को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, विशेष ध्यान की ज़रूरत है और इस फील्ड में ज़रूरत है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में, कुछ अलग अलग देशों के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। एक भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जो है जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 से 1990 से हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी कि 12 साल तक कायम रही थी, 1990 से 2002 तक। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है, राजा ज्ञानेंद्र जो है गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरे तरीके से अपने हाथों में ले ली थी। राजा ज्ञानेंद्र की बात की जा रही है यहाँ पे। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल करने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर करके और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करके नेपाल को लोकतांत्रिक जो कंट्री है वो डिक्लेयर किया गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक के दृश्य जो है आप उस चित्र में देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 1990 में इन्होंने शुरुआत की थी और 2002 तक यहाँ पे लोकतंत्र चला। फिर जो है राजा जो है वो राजतंत्र यहाँ पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि सेना के जरिए वो अपने हाथों में ले लेते हैं सारी बागडोर। लेकिन फिर क्या होता है, 2008 में लगभग 6 से 7 साल के दौरान जो है उनको दोबारा से फिर राजतंत्र की बजाय वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने की अनुमति देनी पड़ती है। फिर हम वापस अपने जो है लेसन के ऊपर जो है पहुँचने की कोशिश करते हैं। ऑफ द ट्रैक जो है बातें भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे समझने के लिए ज़रूरी है चीज़ों को। इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करना पड़ेगा। दोनों घटनाएं भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटनाएं हैं।
समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दे दी है। मजदूरी नहीं होता, मंजूरी दे दी है। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठ जाता है, जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसको नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल में राजतंत्र था, क्योंकि राजा ज्ञानेंद्र नाम के बंदे की यहाँ पे बात की गई है, इसलिए राजा अगर रूल कर रहा था तो वहाँ पे क्या माना जाएगा? राजतंत्र माना जाएगा, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। इसीलिए वहाँ पे माना गया कि राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है राजा के पास रहेगी। अब वो किस प्रकार का संविधान हुआ? अब वो क्या लोकतंत्र हुआ? अब लोकतंत्र तो उसी को बोलेंगे ना जिसमें सरकार चेंज होती रहती होगी, या जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि बनाकर जो है ऊपर भेजते हैं, और वो प्रतिनिधियों में से ही कोई ना कोई, या वो प्रतिनिधि जो है सरकार का जो है प्रारूप तैयार करते हैं, या फिर एक नेता को उठाते हैं अपने में से ही, और वो जो है क्या करते हैं, उस देश के ऊपर रूल करते हैं। वो जो है राजतंत्र नहीं होगा, वो लोकतंत्र होगा। लेकिन वो संविधान कैसे हो सकता है जिसमें राजा ही राज करता रहेगा? तो ये चीज़ जो है, इसीलिए उसको जो है संविधान को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि वो राजतंत्र पर आधारित था, वो लोकतंत्र पर आधारित नहीं था। नेपाल के कई लोग जो है लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्होंने राजा की सत्ता को खत्म करके जो है क्या कर लिया था, लोकतंत्र स्थापित कर लिया था। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान भी बनाना था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें से वे आदर्श नहीं थे, उस संविधान में वो आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लोग चाहते थे, या जिनके लिए वो लड़ाई कर रहे थे। वो आदर्श अभी बनाने की ज़रूरत थी। तो इसी प्रकार से पता चलता है हमें कि संविधान का क्या वैल्यू है, संविधान की कितनी ज़रूरत है। वो जो रूल्स का जो सेट होता है, जो नियम होते हैं, वो लोकतंत्र को कहाँ तक डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। तो वापस से एक बार फुटबॉल के खेल पे चलते हैं। उस नियम के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश करेगा कि नियम क्या होते हैं, नियमों का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है नियमों की। जिस तरीके से फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरीके से नेपाल ने भी राजतंत्र की जगह पे लोकतंत्र की स्थापना की व्यवस्था चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने थे। तो नियमों को क्यों बदलना था? क्योंकि राजतंत्र से लोकतंत्र को स्थापित करना था। इसलिए जो वो पहले वाला संविधान था उसको जो है चेंज करने की ज़रूरत थी। ओके, उसको क्या करने की ज़रूरत थी? चेंज करने की ज़रूरत थी। तो फिर क्या है? यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान संगठित किया या गठित किया। ऊपर के चित्र में साथ में दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया, जो कि इधर हमें बताया गया था। हमने सबसे पहले इस पेज पे वही पढ़ा था। संविधान का दूसरा उद्देश्य क्या होता है? तो पहला उद्देश्य हमने पढ़ा कि लिखित होना चाहिए, और जो रूल्स होते हैं उनका क्या महत्व होता है। नहीं तो कोई भी जो है राज करना शुरू कर देगा, राजतंत्र बन जाएगा, फिर वो तो लोकतंत्र तो रहेगा नहीं वो, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। ये दूसरा व्यवस्था जो है मतलब होता है, उद्देश्य होता है संविधान का। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया जो है नियम तय करने में संविधान बहुत भूमिका निभाता है, और वो भी अहम भूमिका निभाता है संविधान। लोकतंत्र में नेता जो है अपने आप को खुद जो है हम नेता को चुनते हैं, और वो हमारी ओर से सत्ता की जिम्मेदारी जो है संभाल लेते हैं। ये जैसा कि मैं आपको हिंट भी दे चुका था पहले, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि हम चुन के ऊपर भेजते हैं। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि राजतंत्र में नहीं होता, राजतंत्र में सीधा राजा जो है बन जाता है एक व्यक्ति। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। हाँ,
ये तो होता ही है, क्योंकि अभी हम जो है अपने प्रतिनिधियों को ऊपर भेजते हैं। जब उनको वोट लेनी होती है तो हमारे पास वो किस तरीके से आते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो वो फिर हमसे इतना मतलब जो है कांटेक्ट नहीं रखते हैं, या हमारे पास इतना जल्दी नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन इतना जल्दी नहीं आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसको सत्ता का दुरुपयोग भी करना कह सकते हैं। जो लोग जिनके लिए जिन्होंने आपको बनाया है, आप उनको उनकी समस्याओं को उजागर नहीं कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो गलत बात भी तो कर रहे हैं ना आप। इसी तरीके की विकृतियों से मतलब इस तरीके के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें जो है संविधान में उपाय मिलते हैं। इसीलिए भी संविधान जरूरी है, ताकि हमारे जो राजनेता है वो जो है सत्ता का दुरुपयोग भी ना कर सकें। राजनेताओं के द्वारा सत्ता का जो ये दुरुपयोग है वो लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण हम नीचे दी गई एक पटकथा दी गई है, चित्रपट कथा। एक चित्र के द्वारा समझाया गया है हमें। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वो एक दबंग किस्म का लड़का है और वो अपने सहपाठियों को जो है पसंद नहीं करता, या दबंगपन दिखाने के कारण जो है सहपाठी उसको पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव हैं, और वो अचानक से किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं, और वह सुरेश को सभी बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल के चली जाती हैं कि आप जो है ख्याल रखेंगे सभी बच्चों का, ठीक है। तो सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लग जाता है। अनिल, मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन मैंने किया क्या है? फिर वो कहता है कि मैडम को आने के बाद कहता है, जब श्रीमती राव वापस आ जाती हैं तो वो कहता है कि जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचा के सबको परेशान कर रहा था, तो उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। ऐसा जो है वो सुरेश बोलता है अनिल के बारे में। फिर मैडम कहती हैं अनिल को कि अनिल, जब तुम्हें आज पूरी छुट्टी के बाद जो है तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा, और तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। तो जो वो लड़का होता है अनिल, वो कहता है लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पूरी चित्र पट कथा में हमने क्या समझा कि यहाँ पे है ना एक बच्चा जो है जिसको मॉनिटर बनाया गया है, वो अपनी जो पावर्स हैं, अपनी जो उसकी शक्तियाँ हैं, उसका क्या कर रहा है, वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे नेता या फिर राजनेता जिनको हम कहते हैं, वो भी अपनी पावर्स का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ऐसे नियम तय करते हैं जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथ में सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सकता है। तो लोकतांत्रिक समाज ऐसा कर सकते हैं। भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ पे हमने जो है देखा था कि भारतीय संविधान जो है देश के व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हाइलाइटेड पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है, जो कि कैसा अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार जो है कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान एक महत्वपूर्ण काम करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर जो समूह होता है या लोग होते हैं कम ताकतवर, उनके खिलाफ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक नीचे फिर से एक पटकथा दी गई है जिससे हम ये चीज़ जो है आसानी से समझ सकते हैं। खेलों की घंटी बजना शुरू होने वाली है। फिर कुछ लड़कियां कहती हैं कि चलो आज हम अलग गेम खेलते हैं जैसे कि बास्केटबॉल। फिर लड़के आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। फिर जो है ये जो है बात शिक्षक के पास जो है चली जाती है, और शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को जो है अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो ये बात क्या होती है आगे, यह तो होना ही था। लड़कों की संख्या ज़्यादा है, तो संख्या कक्षा में जो है लड़कों की ज़्यादा है तो उनकी चलेगी। तो लड़कों की जो टोली है वो जीत जाती है। मैडम इसके लिए क्या तरीका अपनाती हैं? मैडम इसके लिए हो सकता है ऐसा तरीका अपनाती हूँ जिसमें जो है ये कहा गया हो कि सभी बच्चे जो भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो जो है अपना हाथ ऊपर कर लें, और जो वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर कर लें। अब लड़के सारे जो है लड़कों को फेवर करेंगे, लड़कियां लड़कियों को फेवर करेंगी, तो लड़कियों की संख्या कम है, तो उससे क्या हो जाता है,
उससे जो है एक तरीके से जिनकी संख्या कम है या जो कम ताकतवर हैं उनके साथ जो है ज्यादती एक तरीके से हो जाती है। तो इस चित्र कथा से या इस चित्रपट कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि कमज़ोर जो पक्ष है या संख्या में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो वो उसके साथ ज़्यादती ना हो जाए, इस तरीके से बचने के लिए भी जो है हमारे पास कुछ नियम्स हैं, कुछ बातें हैं। इस तरीके के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा होते हैं, जो कि हमें आमतौर पर देखने को भी मिलते हैं हमारे संविधान के अंदर, हमारे देश के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जहाँ पे बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू कर देता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान हो जाता है। जैसा कि हमें ऊपर की जो चित्रपट कथा है उसमें देखने को मिला था। बहुमत की निरंकुशता, निरंकुशता मतलब उनका जो दबंगपन है उसको दूर करने का जो है नियम दिया गया है। और जो दबंगता है उसको उसका जो खतरा है ना वो प्रत्येक समाज में हमें देखने को मिलता है ना। तो अल्पसंख्यकों को किसी एक ऐसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे को प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कर सकता है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर हो सकता है जिसमें अंतर सामुदायिक यानी कि इंटर कम्युनिटी वर्चस्व रहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एक समुदाय का जब दूसरे समुदाय के ऊपर जो दबदबा होता है उसको हम अंतर सामुदायिक यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इंटर कम्युनिटी, है ना। इंटर कम्युनिटी मतलब एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर दबाव वो किसी भी तरीके का हो सकता है। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं जिसको हम अंतर सामुदायिक उसको कहते हैं अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी। अब देखो, इंटर कम्युनिटी है और एक है इंट्रा कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी में क्या होता है, एक समाज दूसरे समाज या एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर दबाव बनाता है। इंट्रा क्या होता है, एक ही समाज के अंदर कुछ पावरफुल लोग कुछ कम पावरफुल लोगों के ऊपर जो है दबदबा बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ इंटर और इंट्रा से हमें समझने को मिलती हैं। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। आप कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ रहे हो आप, ये क्या दिया गया है बुक में, खुद को अपने आप से कैसे बचाने की ज़रूरत है। ये बात सुनने में अजीब सी लगती है, इसने लिख भी दी ये बात और हम भी कह रहे हैं ये बात, है ना। असल में इस बात का मतलब ये है कि कई बार हम किसी ऐसे मुद्दे पर जो है बहुत ही तीखे ढंग से सोचने लग जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ऐसे विचार जो है हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान में ऐसी भावनाओं से बचने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारी जो है बातें दी गई हैं वहाँ पे, जिससे हम अपने आप को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्रपट कथा दी गई है, शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इसी समय पे मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम भी आ रहा है। मैं इस कार्यक्रम को देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी दोनों। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? उसकी कोई भी गार्जियन घर पे बड़े हैं वो बोलते हैं। मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, शबनम बताती है यहाँ पे इनको। मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा है। अगर आप टीवी जो है देखना बंद कर देंगे तो मेरा टीवी के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। अगर मैंने सारी रात टीवी देख लिया या यह कार्यक्रम देख लिया तो मुझे 2 अध्याय या 2 लेसन्स जो है कंप्लीट करने हैं, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। कृपया करके आप जो है टीवी को बंद कर देंगे तो मेरे मन में जो है वो लालच नहीं आएगा जो अभी आ रहा है देखने का। अब अगले दिन ये परीक्षा देती है। अब ये कहती है कि अच्छा हुआ कल मैंने टीवी जो है नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों को मैंने पढ़ा और उन्हीं में से जो है बहुत सारे सवाल आए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें क्या शिक्षा देखने को मिलती है? यहाँ पे हमें वो शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में क्या होता है, द्वंद्व होता है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोलते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न एक तरीके से इंग्लिश में आप इसको अगर कहें तो व्हाट टू डू, मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ।
तो हमें क्या करना पड़ता है उस समय पे, हमें स्ट्रांगली अपने आप को सोचना पड़ता है। देखो, सोचना तो हमें ही है, एटलीस्ट निर्णय किसको लेना पड़ता है, हमें खुद को लेना पड़ता है निर्णय। तो लास्ट या अंतिम जो निर्णय होता है वो हम खुद लेते हैं। तो वो जरूरी है हमारे लिए कि उस समय पे क्या चीज़ जरूरी है या फ्यूचर के लिए क्या चीज़ जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, उसी को ध्यान में रख के हमें निर्णय लेना पड़ता है ना। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने के लिए जो है मजबूर करता है जो हमारे लिए ज़रूरी है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिसमें देश आस्था रखता है। मतलब हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम वो फैसला ले नहीं सकते ड्यू टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स दिए हुए होते हैं कि आप अपने देश का नुकसान नहीं कर सकते अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। इस तरीके से समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत नीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। विकृत मतलब बहुत गंदी, भ्रष्ट हो चुकी है राजनीति। इसलिए अब दलगत मतलब दल बदल नीति जो होती है, राजनीति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप दिया जाना चाहिए या फौजी शासन आ जाना चाहिए, आर्मी रूल जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ में यहाँ पे हो भी चुका है, होने की कोशिश अभी रसिया में ही होने वाला था। ठीक है, रसिया में ही होने वाला था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा दबाव डाल के रोक दिया गया है फिलहाल तो, लेकिन हो जाने वाला था एक तरीके से, आर्मी रूल वहाँ पे आ जाने वाला था। ठीक है, फिर वापस से हम अपनी बात पे लौटते हैं। तो इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाह शासन उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरीके के उन्माद उन्माद मतलब द्वंद्व या फिर कन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन से हमें बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को जो है उनके अधिकारों का आश्वासन मिलता है। ठीक है, और उनकी जो स्वतंत्रता है उनकी भी रक्षा होती है। चर्चा करके आप समझ पाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ पे कुछ चार पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके आधारभूत नियम दिए गए हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ, बाकी 3 आपने जो है लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन जो नेपाल में चला था, वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। इससे जो है ऐसे आदर्श का पता चलता है कि हम एक तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश ने अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान किया, उससे हमें क्या पता चलता है? लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी जो है संख्या कक्षा में संख्या जो है उसमें लड़कों की संख्या से बहुत कम है। इससे हमें क्या पता चलता है? शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्याय को दोहराने का फैसला लिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? किससे रिलेटेड? संविधान से रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जो चीज़ दी गई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा अपनी तरफ से। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो संविधान है ना, संविधान वो हमें द्वंद्व से बचाता है। एक तरीके से हमारे दिमाग में कई बार कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जिनसे हमें बचने की बहुत ज़्यादा हद तक ज़रूरत होती है, और हम अपने आप को अगर उन कन्फ्लिक्ट से बचाते नहीं हैं, निकालते नहीं हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत हद तक जो है ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और अगर संविधान नहीं होगा, अब एग्जाम्पल वहाँ पे जो दिया गया था ना उसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो, एक तो होता है आर्मी रूल या राजतंत्र जिसको आप कहेंगे, ठीक है, राजतंत्र, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यानी कि लोकतंत्र जिसको मैं कहूँगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन या लोकतंत्र जो रूल है उनके दोनों के अंदर क्या बात है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर्मी रूल और यहाँ पे लिख लेता हूँ लोकतंत्र, हिंदी में ही लिख लेता हूँ लोकतंत्र। तो अगर तानाशाह या आर्मी रूल आप झेल रहे हैं, आपको आज मान लीजिए आपके यहाँ पे लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन हो सकता है
आप एक तरीके से नेताओं के जो लगातार विद्रोह नहीं, सॉरी, नेता लोग क्यों विद्रोह करेंगे, लोगों का विद्रोह आपको देखने को मिलता है। लोगों के अंदर नेताओं के प्रति रोष या विद्रोह देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे देश में लगातार रियोट्स यानी कि विद्रोह जो है बढ़ते रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार रियोट्स जो है गंभीर परिणाम जो है निकल रहे हैं। एक तरीके से कई बार दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती हैं बच्चों के कि एक तरीके से आर्मी रूल लग जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि राजनेता की बजाय राजतंत्र आ जाना चाहिए लोकतंत्र की बजाय। तो जैसा ही आपका लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र यहाँ पे स्थापित हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। वो हो सकता है नौकरियों में आपके साथ हनन हो सकता है, कोई भी आपको महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण जानकारी से रिलेटेड आपके अधिकारों का हनन हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इन फ्यूचर। तो इसीलिए संविधान जो है आपको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालने में बहुत हद तक जो है क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है भारतीय संविधान, उसके मुख्य लक्षण, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो है की पॉइंट्स या की फीचर्स आप इनको कह सकते हैं। इसमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हम जो है देखने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से रचित किया गया, किस तरीके की कौन कौन सी बातें जो है यहाँ पे हमें देखने को जो है मिलेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम अब भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन कैसा होना चाहिए, अब फ्यूचर में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो है हमारे राष्ट्रवादियों ने सोचनी शुरू कर दी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे नियम उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक का मतलब होता है अंडर ब्रिटिश रूल, है ना। अंडर ब्रिटिश रूल जो है आप इस औपनिवेशिक का मतलब जो है समझेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को यहाँ पे लगातार मिल रही थी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन के दौरान भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट हो चुका था कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना ज़रूरी है। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान समझा जाना चाहिए, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद ये तय किया गया कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन करें तो कैसे करें, ये तो क्वेश्चन हमारे सामने था ही। और उसके कामकाज के नियम किस प्रकार के होने चाहिए, ये काम एक आदमी के वश का काम बिल्कुल भी नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। 1940 में एक गठित की गई क्या, संविधान सभा, और उसके ये 300 सदस्य जो है थे। तो संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 300 थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक यानी कि नवंबर 1949 तक लगातार जो है संविधान सभा की बैठकें होती रही कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पिक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो पिक्चर दी गई है, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना देखने को मिली। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा की गई थी। सभी लोग सहमति विकसित करने के लिए बहुत गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। और ऐसी बातें भी चल रही थी कि पहले पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे। बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू जी को जो है यहाँ पे पीएम बनाया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें थी। तो एकता के सूत्र में आज भी हम इनको एकता का प्रतीक मानते हैं, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। और एक बात पे आपने गौर किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक एक पॉइंट पर जमकर चर्चा हुई थी, ठीक है। एक एक प्रावधान पर एक एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ा गया था। अगर 300 सदस्य देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठे हुए हैं और उन 300 सदस्यों ने एक चीज बनानी है, तो एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे के ऊपर भारी भारी डिस्कशन जो है हमें देखने को मिल रहे थे या मिलने चाहिए थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको इन्होंने निभाना था। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा थी, ना एक धर्म था, ना एक जैसी संस्कृति थी,
क्योंकि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, इन सभी को एक सूत्र में पिरोना था। जाहिर सी बात है, एक चुनौती तो हमारे सामने थी ही। तो इन सभी राष्ट्रवादियों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे थी। वैसे भी संविधान लिखा जा रहा था जब उस समय पे हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। ठीक है, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले रियोट्स और इस तरीके की चीज़ें, विभाजन, ये सब चीज़ें जो है चल रही थी। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका फ्यूचर क्या होगा, ये वो क्या करेंगी, किधर जाएंगे, क्या नहीं करेंगे। जनता की सामाजिक और आर्थिक दोनों ही स्थिति बहुत ज़्यादा तरीके से खराब हो चुकी थी, हालात बहुत खस्ता थे, जैसा कि हमें हिंदी फिल्मों में भी देखने को मिलता है उस समय की। लेकिन उन्होंने संविधान जो सभा थी उसके सामने जो है बहुत सारे मुद्दे थे। तो उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और अपने देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दे दिया था जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। ऐसा दस्तावेज उन्होंने बना के दिया। जो दस्तावेज तैयार किया गया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की जो भूमिका है ना, वो काफ़ी हद तक जो है उसके ऊपर जोर दिया गया था, बल दिया गया था। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। आगे जो आएंगी चीज़ें, इन सभी बातों को विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित जो है बातें की गई हैं। उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखा गया है। इन सभी चिंताओं को इस दस्तावेज के लिखने वाले जो है इन सभी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो इसे समझने के लिए कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरीके से हल किया। आखिरकार उन्होंने हल किया उस चीज़ को, तो किस तरीके से हल किया। गौरतलब है कि हमें ये सब चीज़ें आगे जानने को मिलेंगी। इस पर्सनैलिटी के बारे में भी जान लीजिए। ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है। और इनका विश्वास था कि संविधान सभा में इनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जो जनजातियाँ या जनजातियाँ हैं, संविधान के प्रारूप के कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था जो है इनके जरिए मिलेगी, और ये देना भी चाहते थे और उन्होंने आखिरकार दी भी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुशासित जो जनजातियां हैं वो बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वो सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है, कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने जो है ऐसे प्रावधान रखे थे, एससी, ओबीसी, जो भी एससी या शेड्यूल ट्राइब्स जो कम्युनिटीज़ थी, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान रखे गए थे संविधान के अंदर। लेकिन इन्होंने उन सभी जो है कम्युनिटीज़ को कहा था कि आप लोग बेफिक्र नहीं हो सकते। आपको जो स्वर्ण समाज है, जो हायर सोशल क्लास हैं, उनके सामने आने के लिए आपको अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। आपको हर फील्ड में उनके साथ कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। आपको अपनी योग्यता को निखारना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको संरक्षण दिया गया है। अभी आपको संविधान में बहुत सारी फैसिलिटीज़, एक तरीके से मैं फैसिलिटीज़ वर्ड यहाँ पे गलत यूज़ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा। अभी आपको थोड़ा सा एक एज दिया गया है, अभी आपको थोड़ी सी हेल्प दी गई है संविधान की तरफ से, लेकिन आने वाले समय में ये हेल्प आपसे ले ली जाएगी और आपको जो है बराबर लेके आने के लिए ये हेल्प दी जा रही है। अब हम उन बातों को जो है डिस्कस करते हैं जिसमें जिनके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था, और अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें हमने कुछ फैक्ट्स को लिखा हुआ भी है। सबसे पहले फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघवाद की। अब ये क्या फंडा है, ये क्या होता है, यही आपके दिमाग में आया होगा। इसका मतलब है कि एक देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। भारत एक संघवाद है या संघवादी जो है देश है भारत। भारत जो है, इसको एक तरीके से अगर मैं थोड़े से और बड़े लेवल के लिए आपको बताऊं, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स हैं।
हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। क्लास 7 में हमने जो है राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम जो है केंद्र सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए जो है बेसिक से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको बेसिक लेवल से अच्छा पढ़ना चाहिए। इतने में सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ पे शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के फैसले ना ले सकें, ठीक है। सिर्फ वही फैसले ना ले सकें और लोगों को भी इसके फैसले लेने की ज़रूरत जो है हो। उससे पहले तीनों सरकारों को आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत जो है स्तर की व्यवस्था। आप इसको लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको कहीं अलग जगह पे भी लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद इसलिए क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए चंद लोग जो है क्या ना करने लग जाएं, रूल्स ना बनाने लग जाएं, क्योंकि वो लोग तो दिल्ली में बैठे हैं। उनको क्या पता कि हरियाणा में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, ठीक है, चेन्नई में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, तो हिमाचल में क्या चल रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है, तो उनको वहाँ पे बैठे बैठे जो है कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए अलग अलग स्तर की सरकारें बनाई गई। प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले लिए जा सकें। यही बात मैं आपको बता रहा था या बताना चाह रहा था। भारत के सभी राज्यों में कुछ मुद्दों पर फैसले लेना स्वायत्त अधिकार हो चुका है, मतलब अपने आप ले सकते हैं कुछ मुद्दों पर। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जो है कानून बनाने पड़ते हैं, यानी कि उन कार्य क्षेत्रों में आता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां बनाई गई हैं जिनमें ये बताया गया है कि कौन से स्तर पर कौन जो है किस मुद्दे पर कौन जो है कानून बनाएगा। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगी। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें संविधान से भी अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के लोग, सभी लोग एक्चुअली इन सभी सत्रों की सरकारों के लिए बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत जो है काम करते हैं। मतलब जो भारत के नागरिक हैं उनको जो है तीनों प्रकार की सरकारों के जो कानून होते हैं उनके बनाए नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, एक ऐसा कन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया था कि कानून या नियम, कानून या नियम, अब मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया, क्या वो सीधा किसी देश के ऊपर या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लागू होगा? इसका मतलब है हाँ, लेकिन उसको वो काट सकते हैं। कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, दिए गए हैं तो कानून व्यवस्था में हम आगे पढ़ने वाले हैं इनको, ज़्यादातर हम इस बात पे फोकस नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, राज्य सरकार उसको किस तरीके से काट सकती है कि नहीं काट सकती है, ये सब चीज़ें तो देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से तीसरा जो सत्र है वो कैसे जो है कर सकता है ये सब चीज़ें। तीनों के पास अलग अलग पावर्स हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है इन दोनों सरकारों को काम करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा संविधान भी इन दोनों को जो है पावर्स देता है। तीनों को इक्वली अलग अलग पावर्स देता है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग पावर्स मिलती हैं जिससे कि केंद्र सरकार इनके ऊपर अपनी धौंस ना जमा सके। जिस तरीके से वो जो है बच्चा क्लास में धौंस जमा रहा था, सुरेश, है ना, इस तरीके की चीज़ जो है देखने को ना मिले। तो अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं उन संविधान के अंदर कि इसके ऊपर कानून आप बनाएंगे, इसके ऊपर कानून आप बनाएंगे, उसमें जो है दिए हुए होते हैं। अब जैसे 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र सूची या संघ सूची इसको ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है या नियम बनाती है, इसमें राज्य सरकार बनाती है और इसमें दोनों मिलके बनाते हैं। ऐसे कुछ नियम होते हैं जो समवर्ती सूची में दिए हुए थे दोनों बनाते हैं। संघ सूची में या केंद्र सूची में जो दिए हुए होंगे उसमें जो भी बनाया है उसको सरकारों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद राज्य अपने अपने लेवल पे जो भी अपने राज्य में राज्य जो है बनाना चाहता है नियम,
वो इंडिपेंडेंट है, जो राज्य सूची के अंदर दिए हुए नियम होंगे उसके ऊपर बना सकता है। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी, तो संविधान सभा के सदस्य थे ए के अय्यर, इनका नाम याद रखना, ए के अय्यर। इन्होंने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस बात पर आधारित है या इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लेके आएगी लोगों के अंदर। ये आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, ये यहाँ से लिया गया है, ये जो है बात। कहने का मतलब क्या है कि अय्यर साहब ने कहा था कि वोट का अधिकार जो दिया गया है वो बहुत हद तक जो है लोगों का फ्यूचर तय करेगा, लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। अब फेडरलिज्म के बाद हम बात करते हैं संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति जो है किस तरीके से काम करती है, ठीक है, उसके बारे में जो है हमें जानने को मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश में इस वर्ड को जानना है तो आप ये समझेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है। तो अब आप देखें, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। क्लास 7 की बुक में हमने कांता की कहानी जो पढ़ी थी, वो वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी थी, वो जो है इस बात को दर्शाती थी। भारत का संविधान अपने वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्र संघर्ष से भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार के प्रयोग की जो है ज़रूरत है, और उन्होंने इस बात के जो ऊपर जो है काफ़ी फोकस किया और सभी को जो है क्या किया, इस योग्य बनाया कि एक लेवल दे दिया कि 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है। पहले ये एज 21 होती थी, ठीक है, बाद में इसको 18 कर दिया गया था। तो उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत, मर्द यानी कि लिंगानुपात जो चीज़, लिंग डिफ्रेंशिएशन जो देखने को मिलता है, जेंडर इनइक्वालिटी जो देखने को मिलती है, लिंग विभेदता जो देखने को मिलती है, शायद उसके ऊपर जो है असर हो सकता है। ठीक है, या ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है ड्यू टू द राइट ऑफ द वोट, है ना। वो अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को जो है सीधी भूमिका दी गई है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि ऑफ कोर्स जो संविधान में लिखे गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में जो है हम आगे जो है सेकंड यूनिट में जो है पढ़ेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उससे पे जाने से पहले जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि वोट डालने के लिए लोग जो है किस तरीके से कतार में खड़े हैं। ठीक है, तो ये वोटिंग का दृश्य जो है बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब पावर्स को किस तरीके से बांटा गया है, शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो संघवाद है उसको जो है फॉलो किया जाता है, फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है कि 3 प्रकार की गवर्नमेंट होगी। अब किस प्रकार से पावर्स को हम बांटेंगे उसमें, ओके। तो संविधान के अनुसार 3 प्रकार के संविधान के 3 अंग हैं। एक तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम जो है इनको क्या बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जो है क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और तीसरे नंबर पे होती है जुडिशरी, जुडिशरी। ठीक है, ये होती हैं हमारी तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इनमें अलग अलग से किस किस चीज़ को में किस किस को शामिल करते हैं।
विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन को देखने का काम करते हैं। और न्यायालय में जो है क्या होता है, न्याय व्यवस्था को न्यायपालिका जो है एक तरीके से कहा जाता है। तो इन तीन चीज़ों पे जो है बेस्ड रहती हैं पावर्स, ठीक है, इनके पास पावर्स हैं, जिसके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो किस तरीके से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, किस किस को किस तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा जो है किया गया है। यहाँ पे कुछ कुछ देख लेते हैं। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग अलग होंगी। एक के फील्ड में दूसरा जो है इंटरप्ट नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा। डालेगा तो किस तरीके से डालेगा? शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग के ऊपर अंकुश भी रखता है। अंकुश मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा उसका क्या रहेगा, होल्ड रहेगा, एक तरीके से दबाव रहेगा। नहीं तो एक अलग अलग तीनों को जो है अलग अलग फील्ड में आपने पावर्स तो दे दी, लेकिन वो पावर्स का दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? एक जो पावर है दूसरी पावर के ऊपर अलग तरीके से सेट ऑफ रूल्स के तरीके से जो है क्या करती है, अंकुश लगाती है, दबाव डालती है एक तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे उन तीनों के बीच में क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, संतुलन जो है बना रहता है। ओके, उसके बाद हम जो है देखते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपनी दायित्वों की उपेक्षा करने लग जाए, है ना, उनकी बात माने ही ना। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने ऐसे प्रावधानों को संविधान में शामिल किया कि संविधान के अंदर जो है कार्यकारी जो शाखा है वो जो है कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित ना कर सके, या फिर उसकी जो कार्यवाही हैं उसको हम जो है क्या कर सकें, विद कॉन्स्टिट्यूशंस या विद द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हम जो है क्या कर सके, उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे राज्य की, ठीक है। इसमें राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है ज़्यादातर, और आपको देखने को मिलेगा भारतीय राज्य, भारतीय संघ, है ना, इस शब्द का जो है इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ राज्य का मतलब राज्य सरकार से नहीं है, हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सरकार कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भिन्न अर्थ में हम इसको लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए जो है क्या होता है, सरकार जो है चेंज होती रहती है। पर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो है स्थापित होती है जो निश्चित भूभाग पर रहने वाले संप्रभु यानी कि लोगों को देखती है, लोगों को जो है उससे जो है देखा जाता है, ठीक है। इस संप्रभु का मतलब होता है सॉवरन। इसकी स्पेलिंग भी आपको थोड़ी सी जो है क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए मुझे भी थोड़ा सा स्पेलिंग को ध्यान रखने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है। सॉवरन, सॉवरन का मतलब होता है संप्रभु, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एक तरीके से, ओके। फिर क्या होता है, इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात करते हैं। मतलब इसी आधार पर हम भारतीय राज्य कहते हैं, ठीक है। सिर्फ भारतीय राज्य का मतलब ये नहीं होगा जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो हरियाणा राज्य की बात की गई हो, नहीं, उसमें भारत शामिल है उस राज्य शब्द में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ जो पॉइंट है उसके ऊपर बात की जाएगी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय जो संविधान है उसकी अंतरात्मा है, एक तरीके से सोल है, कॉन्साइंस है उसकी एक तरीके से, है ना। औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह पैदा हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार चलता था, उनके अपने रूल्स होते थे, चाहो या ना चाहो आपको मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र राज्य में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए लोगों के पास कि हमारे अधिकारों का हनन ना हो। लिहाजा मौलिक अधिकार जो है देश के सभी नागरिकों को सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इसी तरीके से संविधान राज्य और जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं उस देश के, उनके जो है अधिकारों की
रक्षा करता है, किसके सामने? सरकार के सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आगे जो हम बात करते हैं उसको देख लेते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी ये चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए जो उनके समूह की रक्षा कर सकते हैं। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है, ये संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों की दावेदारी पेश कर सके। दूसरा क्या है, ये अधिकार हर सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी होंगे जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। देखो, दो बातें की थी अंबेडकर जी ने इन अधिकारों के बारे में। पहली बात ये कही थी कि ऐसा व्यक्ति बोलेगा जिसके अधिकारों का हनन हो रहा होगा। दूसरी बात, जो भी राज्य है जिसको भी रूल बनाने का अधिकार है तो उसको कुछ ऐसे रूल्स होंगे जिनको फॉलो करने का भी अधिकार होना चाहिए, बाध्यताकारी होना चाहिए। अधिकार तो रूल बनाने का है लेकिन उनका जो है क्या होना चाहिए, उनको बाध्य भी होना चाहिए कुछ रूल्स के प्रति, ठीक है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में खंड नीति या नीति निदेशक तत्वों को भी जो है कहा गया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक सुधार या आर्थिक सुधार किए जा सकते हैं। वो ये चाहते थे कि भारतीय संविधान जो है या भारतीय राज्य जो है जनता की गरीबी दूर कर सके और ऐसे कानून और नीतियां बनाएं जिससे जो है भारतीय जो लोग हैं उनकी गरीबी दरिद्रता एक तरीके से दूर की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले हमें जो है कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे पहले है समता का अधिकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। तो ये कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान, कहीं पे भी आप अगर हैं, सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हैं तो सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी भी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं जिसके बारे में ये किताब जो है हमारी, इसी किताब में हमें आगे जानने को मिलेगा। छुआछूत प्रथा भी उन्मूलन जो है इसी अधिकार के तहत जो है छुआछूत को जो है एक तरीके से हटाया गया है, ठीक है। दूसरा है राइट टू इक्वलिटी। पहले राइट टू इक्वलिटी तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभी जो है संगठन, सभी को अपने सभा या संगठन बनाने की अनुमति है। देश के किसी भी भाग में जाने या आने, रहने, कोई भी व्यवसाय करने, कारोबार चलाने का सभी को अधिकार जो है दिया गया है। उसके बाद तीसरा अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, है ना। संविधान में बताया गया कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम या फिर 14 साल से कम के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनन अपराध है एक तरीके से। चौथा जो है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप इसको कहेंगे, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसके तहत जो है भारतीय नागरिकों को कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार करने या फिर अपनाने का जो है अधिकार दिया गया है। ये अधिकार नहीं है कि कोई भी बाहर से आएगा यहाँ पे अपना धर्म का प्रचार करेगा, नहीं, हमने जो भी धर्म अपना रखा है या हमने नया धर्म बना लिया है अपना खुद का, तो हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सभी को, वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है, अल्पसंख्यक है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सभी को जो है पढ़ने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट अधिकार है या राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो है किसी भी नागरिक को अगर लगता है कि राज्य के द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो वो इस अधिकार का सहारा लेकर कहाँ पे जा सकता है, जुडिशरी में जा सकता है,
न्याय में जा सकता है, न्याय के लिए अपील कर सकता है अपने स्टेट को, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट को भी अपील कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म, इसकी स्पेलिंग भी लिखनी पड़ेगी, SCULARISM, सेक्युलरिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राज्य का वो गुण है, वो बात है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे इसी बुक में। आपको इस बात को समझने जो है पड़ेगा। कभी कभी किसी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि किसी भी देश का संविधान जो है किस प्रकार का होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरीके से फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाएगा, उसी तरीके से संविधान के नियमों में परिवर्तन होगा तो देश भी जो है एक तरीके से बदल जाएगा। हम देखते हैं नेपाल में देख भी चुके हैं कि वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनने की ज़रूरत के साथ ही नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी, क्योंकि पहले राजतंत्र के दौरान जो संविधान था वही संविधान जो है यहाँ पे काम जो है नहीं कर सकता, है ना। तो ऊपर हमने देखा कि संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया गया है काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है, लेकिन फिर भी हम जो है इसके बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हो सकते। हमें जो है आगे के जो जैसे-जैसे हम इसको आगे पढ़ते जाएँगे, मतलब ये फर्स्ट लेसन है, जैसे ही हम 8th लेसन तक जाएँगे, हमें जो है लगातार जो है चीज़ें जानने को मिलती रहेंगी। ये जो है यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इनमें जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में एक एक कागज़ था, उसके ऊपर सिग्नेचर जो है करते हुए दिख रहे हैं। सबसे ऊपर का जो चित्र है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है, वो अपना दस्तखत कर रहे हैं। कुछ ये जो धुंधली सी पिक्चर है। दूसरे नंबर पे जो है राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कुछ यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या बताया गया है, सबसे नीचे का जो चित्र है उसमें बाएं से दाएं के क्रम में कुछ लोग हैं। यहाँ पे अगर आपको गूगल पे ये पिक्चर मिल जाती है तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है बताया गया कि कौन कौन वहाँ पे थे। जयराम दौलत राम खाद्य कृषि मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके बाद उप मंत्री, तथा उसके पीछे जगजीवन राम श्रम मंत्री जो है यहाँ पे खड़े हैं। तो इस प्रकार से ये जो है खाद्य मंत्री बने, ये वो बने, जॉन मथई ये वित्त मंत्री बने, कौन बना, कौन क्या बना, इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार से हमारा लेसन नंबर फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। पहले की दोनों बुक्स के तरीके से ही यहाँ पे एक्सरसाइज की जो बात है मैंने वो आपके ऊपर जो है छोड़ दी है, ठीक है। तो लेसन ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मनमानापन क्या होता है, इंग्लिश में यहाँ पे आया था आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी। जब किसी के व्यक्तिगत फैसलों या मनपसंद या पसंद नापसंद से चलने लग जाती है जब कोई चीज़, तो उसको मनमानापन कहा जाता है, आर्बिट्रेरी जो है उसको कहा जाता है। यहाँ पे कुछ नियम तय नहीं किए गए थे या जहाँ पे फैसलों का कोई आधार नहीं था, तो उसको आप ये कहेंगे कि तू तो अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है। अब पहले रूल्स ही नहीं बनाए गए, रेगुलेशंस ही नहीं बनाई गई, तो आप मनमाने तरीके से ही चलेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं आइडियल्स, आदर्श। जब कोई भी लक्ष्य या सिद्धांत अपने शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है उसको हम आदर्श कहते हैं। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको आप कहेंगे, ठीक है। इसमें सभी लोग एकजुट हो गए थे। ये आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी का सूत्रधार एक तरीके से साबित हुआ, एक्चुअली शामिल नहीं हुआ। उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं, राज व्यवस्था। इसका मतलब एक ऐसे समाज से है जिसमें राजनीतिक संरचना व्यवस्थित रहती है और भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। उसके बाद हम बात करते हैं संप्रभु की, सॉवरेन जो एक गुण होता है।
इस अध्याय में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है, मतलब जो भी फ्री आज़ाद जो लोग हैं उनको संप्रभु कहा गया है या सॉवरन कहा गया है। लास्ट के 2 पॉइंट्स बताते हैं। मानव व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब सीमाओं को पार करके, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके लोगों को अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश में जो है अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, इलीगली लोगों को एक देश से दूसरे देश में खरीदना, बेचना, इधर उधर पहुंचाना, इसमें बच्चे, महिलाएं जो है खासकर शामिल हैं। उसके बाद निरंकुशता मतलब टायरनी, ठीक है। इसका मतलब है कि सत्ता जो है या तो अधिकारों का क्रूर तरीके से या अन्यायपूर्ण तरीके से जो है क्या कर रही है, इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारा लेसन जो है फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और सेम इसी में ये पीडीएफ रहेगा। लास्ट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा अपने जो है कहाँ से, टेलीग्राम से। आप जो है जाहिर सी बात है स्किल IQ एजुकेशन उसको फॉलो करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह आप इसी नाम को फॉलो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे शिक्षा और अध्ययन आपको मिलेगा और सभी जगह पे आपको स्किल IQ एजुकेशन मिलेगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो लगभग जो है हमने 1.25 घंटा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है। इसमें जो है मानता हूँ बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां रही होंगी। आप जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहते हैं, बट क्या करें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ही यूज़ करके हम आप तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं फ़िलहाल तो। बाकी आगे जैसे जैसे डेवलप करते जाएंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर होती दिखेंगी। नेक्स्ट लेसन होगा फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, उसका धर्म निरपेक्षता की समझ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या जो भी हमारा वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। शॉर्ट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।